आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि है तो कश्मीरी, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने दिल्ली में गुजारा है। ऑल्दो वो ये चाहती नहीं थी कि वो दिल्ली में रहें, बट अभी उनकी कोशिश ये है कि अब जितना भी टाइम लाइफ का उनके पास है वो चाहती हैं वो कश्मीर में गुजारे। तो मिलाते हैं आज के गेस्ट से। आज हमारे साथ है डेजी रैना जी, और इनको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। सरपंच है और बहुत फेमस है। क्या है इनकी पूरी कहानी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डेजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो लाइफ की हिस्ट्री है, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि कहाँ पैदा हुई, स्कूलिंग कॉलेज कहाँ हुआ, शादी कहाँ हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली मैं श्रीनगर में अली कदल की लड़की हूँ, मुंशी डायनेस्टी की। लेकिन बाद में मेरी मम्मी के कोई भाई नहीं थे, तो अनंतनाग में एक गांव है आकुरा, वहाँ की मेरी माँ है, बमरूज है वो, वहाँ पर रही हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ। वहीं से स्कूल स्टार्ट हुआ, मटन से फिर अनंतनाग, रानी बाग से फिर वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग जी। तो तब मैं फिर BA फर्स्ट ईयर में थी जब यहाँ से लोग निकल गए। हमको भी घर वालों ने कहा निकलना है, तो हम थी लड़कियाँ अनमैरिड, तो भैया ने कहा यहाँ से निकलना, तो हम निकल लिए। 2-3 बार यहाँ के मुस्लिम्स ने हमारी गाड़ी वापस कर दी कि इनको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज रिलेशन था मुस्लिम्स के साथ। मेरे भाई को वो उस टाइम 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ की सेक्रेटरी जम्मू अनंतनाग की थी। तो तब से वो नेशनल में ही, उन्होंने कोई पार्टी चेंज नहीं की है तब से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको दोस्तों ने कहा इनको तो मुंशी साहब को नहीं निकलने नहीं देंगे, और ये बहुत ज़मीन भी थी हमारी। लेकिन फिर भाई डर गए, उन्होंने कहा नहीं मेरी बहनें हैं तो मुझे तो इनको। फिर एक दिन उन्होंने चुपके से एक टैक्सी लाई और पहुँचा दिया हमको जम्मू में हम रहे वहाँ पर कुछ दिन किराए पर, फिर कुछ ज़मीन बेच के कश्मीर में, फिर जम्मू में मकान खड़ा किया धीरे धीरे। तो फिर मेरी शादी 92 नवंबर में हुई है। दिल्ली में ये लड़का रहता था, एक पुलवामा तहसील का लड़का, ठीक, ये वहाँ पे जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब कंपनी में। तो उसके बाद मैं दिल्ली में ही रही हूँ, तब से मेरे बच्चों का जन्म वहीं हुआ है, वहीं स्कूलिंग हुई है, वहीं बड़े हो गए हैं, और मैं भी फिर प्राइवेट जॉब करने लगी वहाँ पे जी। तो मेरे बच्चों की स्कूलिंग वहाँ दिल्ली द्वारका में मैं रहती हूँ, वहीं पे बच्चे हुए हैं, वहीं पे मेरा बेटी की इंजीनियरिंग हो गई, फिर बेटी की शादी भी कर दी अब। और मेरा बेटा, उसने मास कम किया हुआ है, वो भी अभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, वो लद्दाख में है, अभी वहाँ का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उनका गाश प्रोडक्शन है। तो मतलब आपके जो बच्चे हैं अब दिल्ली में रहे हैं, पैदा भी वहीं हुए हैं, स्कूलिंग एजुकेशन सब, तो कश्मीर को लेके उनकी क्या राय है, कितना प्यार है उनको कश्मीर? मैंने बचपन से ही बच्चों को हर साल मैं यहाँ पे ले आती थी, क्योंकि मैंने उनको टच रखा ऐसा कि हाँ, मैंने कहा ये कश्मीर है। मेरी बेटी को ये पहाड़ी, ये नेचर बहुत पसंद है, वो आती है, जाएंगे ना मम्मी पहाड़ी पे रुकेंगे, कहीं रुकेंगे, टेंट लगाएंगे। मेरे बेटे को भी यही है, हमारी गाड़ी में टेंट हमेशा रहता है, जहाँ जाएंगे वही टेंट लगाया। उनको भी है कि कश्मीर में। मेरी बेटी जब लास्ट ईयर आई, मम्मी एक मकान ले लो ना यहाँ पे। मैंने कहा मैंने कहा आपके नाम ले, आप तो कमा रही हो, आपके नाम। कह रही हाँ मेरे नाम एक मकान ले लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बीच में आया करूँगी समर में, कसम से उन्होंने यही कहा। मैं कहा ठीक है, अब हम करेंगे, हम अपना लेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कैसा है क्या है, क्योंकि कुछ हिंदू डरते भी है ना यहाँ आने से, लेकिन मेरे बच्चे कभी नहीं डरे हैं। मैंने उनको पहली बार जब यहाँ लाया तब वो 3-4 साल के ही थे। धीरे धीरे उनकी स्कूलिंग हो गई। फिर मैं हर साल कहाँ जाना है, कश्मीर, समर में इस बार कश्मीर का हमें तो जी नहीं भरता था कि हर बार कश्मीर। बच्चों को भी बहुत होते हैं, भूलने नहीं चाहिए। तो अभी आप एज ए सरपंच काम करती हैं, अब दिल्ली में रहती हैं बट सरपंच हैं और लोगों का काम करती हैं, एंड कंटिन्यूअसली आप ऐसे आती रहती हैं दिल्ली से, इतने एफर्ट्स लगाती हैं। तो आप अगर वहाँ पे वेल सेटल्ड है, जॉब करती थी, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम अ सरपंच यहाँ पे? क्योंकि मुझे कश्मीर से लव था। मैं हर बार यहाँ आती थी, कोई इसलिए नहीं कि यहाँ 3000 रुपए देते हैं हमको एक सरपंच को, कोई बड़ा इनकम नहीं होता है ये सिर्फ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी रोका नहीं है। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कश्मीर आऊँगी। मैंने कहा, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा, मैं वहाँ NGOs के साथ काम करती थी दिल्ली में। मैंने बहुत ये कोविड में किया है काम, बहुत राशन घर भेजती थी, गूगल पे करके लोगों को वहाँ पहुँचो, राशन ले लो, और मैं दुकानदार को गूगल पे कर। ये मैंने कोविड में मेरे बेटे और मैंने बहुत किया है। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे ये नहीं कहा क्यों कर रही हो, उनको पता है ये नहीं मार, ये करेगी, ये करती है लोगों की हेल्प। ऐसे ही मैंने मानव मंगल फाउंडेशन है, एक
NGOs के साथ काम किया मैंने, एनेबल इंडिया बेंगलोर उनके साथ काम किया है। तो बहुत सारे NGOs है ऐसे। मैंने खुद, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप की हूँ, मैंने उनके थ्रू भी बहुत काम किया है द्वारका में। तो वहाँ जाते रहते थे लोगों के पास। तो उसके बाद मेरा क्या है, रूट्स तो यही के है ना, मुझे मन में था मैं कश्मीर जाऊंगी, मुझे वहीं रहना है, ये था शुरू से ही। मैं उनको बोल चुकी थी एक बार, मैंने कहा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, इनकी शादी करेंगे बेटी की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाएंगे, क्या हम कश्मीर वापस जाएंगे? वो कहते थे देखेंगे, तो मारना उन तक पाना, नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे पता कश्मीरी बहुत सीधे थे, मुझे ये यकीन है मन में, मैं एक बार मिलूंगी ना उनको तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा उनसे बात करके। तो वो बहुत सीधे थे, इनोसेंट लोग थे, उनको कुछ गलत हुआ उनके साथ। अब सक्सेसफुली आप सरपंच बन गई, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, स्पेशली जिस जगह पे आप सर्व करती हैं लोगों के काम? 2 साल मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ, 2-1.5 साल पहचानने में उनको भी कि इतने साल बाद उन्होंने लेडी देखी दिल्ली से आई, पता नहीं क्या है। तो उनको विश्वास मतलब हुआ नहीं पहले, लेकिन मैंने उनके दिल जीते, मैंने भी ऐसे ऐसे काम किए उन पर। लड़का, यूथ, लेडी, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मेरे पूरा गाँव पीछे आता है, कोई ना कोई कुछ, अरे मैडम हमारे घर चाहे, मैंने कहा उनको इतना है कि वो कहे मैडम के बिना यहाँ कोई आना ही भी नहीं चाहिए। हाँ, वो ऐसे ही कहते हैं, नहीं अगर यहाँ मुस्लिम कोई सरपंच होता वो नहीं इतना काम करता, क्योंकि उनके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, कोई था ही नहीं, पता भी नहीं था उनको कुछ, ब्लॉक तक जाना वो भी नहीं पता, क्योंकि है अभी गाँव की तरफ बहुत बैकवर्डनेस है अभी, बेचारे इतने लगे पढ़े लिखे बच्चे। सही। अब मुझे बताइए कि देखिए अभी कम्युनल हार्मनी को अगर देखें, जैसे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुस्लिम है कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, फिर एक और चीज़ है जो मीडिया में दिखाई जाती है या सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? वो मुझे नहीं ठीक लग रहा, क्या जो कमेंट्स होते हैं ना, कसम से मुझे बहुत, जब कमेंट्स कोई देते हैं ना, मैं कह यही तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कश्मीर में मैंने देखा, मैं गाँव जाती हूँ, हर एक, ये नहीं कि पुलवामा या संगरवनी तक मैं पहुंची हूँ, जहाँ पे ये 80 लोग रहते हैं, गुजर लोग, वो मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ भी जाती हूँ, संगरवनी, राजपुरा, कराची, पुलवामा, हर एक गाँव में गई हूँ, नायरा, पायर, टहाब, ये सब गाँव मुझे याद हो गया, पिंगलन, गढ़, ये सब गई हूँ, घूमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कहीं कि ऐसा है कुछ को, कोई यहाँ का लोग ऐसा है। इतने सीधे लोग कसम से, जहाँ जाते हैं ना, अच्छा कश्मीरी भाषा का है कहते वो सुबह चरसन सकज बने सोन, हर एक जो मुझे मिला उन्होंने मुझे यही कहा, क्या ऐसा पोजस मेलो भी, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि उनको ये है कि हर अधूरे है, कसम से उनको लग रहा है कि हम अधूरे हैं। वो कश्मीरी बट जो माहौल था ना वो अलग ही था उस टाइम। वो चेंजेस इतनी आई है यहाँ पर, नई जनरेशन बेचारे जिन्होंने भट्ट को देखा ही नहीं है, जिनको भट्ट पता ही नहीं है, 90s के बाद जन्म हुआ, एजुकेशन हुई, हड़ताल, मिलिटेंसी, वो ये उसमें उनकी पढ़ाई हुई, उनकी जो पढ़ाई हुई है किन हालातों में हुई, सोचो जिस बच्चे ने उस हालात में पढ़ा, उस बच्चे को अजाब नहीं है, कुछ भी नहीं उस बच्चे को, उसके साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, ये वो है, ये है कि हर एक डिपार्टमेंट उसको दूसरी नजर से देखता है, एक यूथ को, उसके अंदर क्या बीतती होगी। डिप्रेशन में बहुत बच्चे जा रहे हैं कि हमने यार पढ़ाई की, हम बचपन से गनी देखते आए हैं यार, हड़ताल देखते आए, कर्फ्यूज देखते रहे। एक टीम आई थी दिल्ली में थी, द्वारका में, रेस्टोरेंट पे खड़ी थी, 4-5 बच्चे आए, कह रहे यहाँ पे कहीं कमरा मिलेगा। मैंने कहा किस लिए? जरा हमारा कश्मीर में 2G चल रहा ना, यहाँ प्रोजेक्शन नहीं कर पाए। मैं कहा यहाँ उसके लिए आए हो? कसम से मैं कहा यहाँ उसके लिए आए हो आप? मैंने उसी टाइम फ़ोन उठाया, मैंने बेटे को किया, मैंने कहा सुमित ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको प्रोजेक्ट सन करना था, कश्मीर से नहीं हो पाया, यहाँ पर फ्लाइट से आए हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। मैंने सुमित को भी बुलाया, मैंने कहा देखो कितने बच्चे पुशिंग बच्चे हैं, इनको तो चाहिए यार लाइफ, ये जीना चाहते हैं कसम से। तो उसने कहा मम्मी मैं इनको दिखाऊंगा ना, इनको सरोजनी नगर के पास एक PG दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पड़ेगा, इनको द्वारका में दूर पड़ेगा, इनको मेट्रो का किराया भी लगेगा, वो भी उन्होंने ये भी कहा यार होटल करना था वो। मैं कहा मेरे घर रुको, क्या नहीं आंटी हम रुकेंगे दिल्ली DU के पास ही, हमारा वहाँ काम है। फिर मेरे बेटे ने उनको कहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो वहीं पर DU के पास रहे और उन्होंने बेचारों ने प्रोजेक्ट सेंड किया। ये क्राइसिस यहाँ के बच्चों ने देखिए, वो चाहते थे पढ़ना, सोचो क्या क्या है उन्होंने, और उसके बाद आज उनको जा भी नहीं है। तो पॉसिबल सोल्यूशन क्या लगता है आपको, कैसे हालात बेहतरी की जा सकती है, और ये जो गैप हुआ है कम्युनिटीज के बीच, उसको कैसे भरा जा सकता है? उसको ऐसे भरा जा सकता है जैसे हिंदू मुस्लिम और हिंदू आपस में जब तक बात नहीं करेंगे ना, कश्मीर के हालात में लिख के दे रही नहीं ठीक हो जाएंगे, जब तक यहाँ के रूट्स मिलेंगे नहीं आपस में। जैसे कश्मीरी हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर सिख बरादरी के लोग भी रहते हैं, ये कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम जब यहाँ तक बात आपस में नहीं करेंगे तो हालात यहाँ कभी नहीं ठीक हो सकते। मैंने यही सोचा, मुझे यही लगा कि यहाँ मैंने जो लोगों को पूछा, लड़कों को पूछा यहाँ के लोग, मैं कहा आप क्या चाहते हो? कह रहे यार हिंदू तो मिलता नहीं उनको, क्वार्टर में अंदर बैठा है सिक्योरिटी के अंदर, बाहर एक यूथ जाता है और डर के मारे कश्मीरी हिंदू ड्यूटी जाता है,
बस 2-4 घंटे लगा दिए, 4 दिन यहाँ 4 दिन जम्मू में है। वो भी डर लगता है पता नहीं पीछे कोई कुछ करेगा, इसलिए वो अंदर घुसता है CRPF। तो उसका ब्रेन ही वैसा बना है, पता नहीं बाहर निकलने से क्या होगा, ऐसा है ही नहीं कुछ। मैंने कहा उनको कहा, मैं कहा यार डाल पे घूमते रहते हो, दोस्तों के साथ ऑफिस में होते हो, दोस्तों के पास, उनके साथ ही बात किया करो ना, बोलो हम बाहर रहेंगे आपके साथ। यार हमारा कश्मीर अपना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो 90s के बाद के बारन वाले बच्चे, उनको पेरेंट्स ने बोला ही नहीं है यार कैसा था कश्मीरी हिंदू, ऐसा 5 महीना सनिया, वो खानदार, वो शादी कैसे एक साथ होते थे हम। तो वो चीज़ अगर बच्चों को बोल दिया जाएगा ना, पेरेंट्स बोलेंगे, आप देखो कितनी चेंज आएगी, कसम से वो चेंज आएगी। और यहाँ का यूथ, कश्मीरी मुस्लिम यूथ और हिंदू यूथ, यही हमारे फ्यूचर है, आज का यूथ ही हमारा फ्यूचर है। उनको अगर मिलाया जाए ना आपस में, आप सोचो कितनी चेंज आई जाएगी। अब यूथ की आपने बात की, अब यहाँ पे एक मेनान्स है, ड्रग मेनान्स, ना वो बहुत एक चैलेंज है अभी हमारे लिए। तो किस तरह से उस चीज को देखती हैं आप? उस चीज़ को मैं देखती हूँ, पता क्या, यहाँ एक पढ़ा लिखा बच्चा मेरे गांव का क्या MPhil करके बैठा है, MPhil करके बैठा था, डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं उसको बोलती थी, अरे बेटी तुम्हें ये क्या हुआ, तुम परेशान क्यों रहते हो, क्या सोचते रहते हो। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता था। फिर मैंने एक लड़के को बोला, मैंने कहा जरा इसको मेरे पास ले आना, मुझे लगा ये कुछ सोच रहा है। उसने कहा ठीक है मैडम मैं आपके पास ले आऊँगा। मैं कहा उसको, मैं जानती नहीं थी, मैंने देखा उसको, मुझे लगा ये कुछ परेशान सा। वो आया मेरे पास उन लड़कों के साथ, तो मैंने उसको अपने मैंने कहा तुम मुझे बताओ तुम परेशान हो। कह रहे मैडम पढ़ लिख के जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। उसने मुझे सीधे कहा पैसा नहीं है, मेरी बहन कंवारी है, माँ बाप खेती बाड़ी कर रहा है, कहाँ से पैसा लाऊंगा, बहन की शादी करूँगा। उसने मुझे यही कहा। मैं कह रही तुम क्यों कर रहे हो, मैं एक सरपंच हूँ ना, काम आते रहते हैं, प्लान्स आते रहते हैं, तुम मेरा काम करो ना गांव का, तुम्हें अपनी कमाई भी हो जाएगी आराम से। तो उसने कहा ठीक है मैडम। मैंने कहा ठीक। मैंने उसको काम देती रही। वो बेचारा भी थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन से निकलने लगा, थोड़ी कमाई भी हुई। फिर मैंने उसको कहा ये कर वो कर, दूसरे काम कर, सेब का बाग। उसने फिर क्या किया, उस बेचारे ने क्या किया, छोटी सी जमीन थी हर्षना बाग, उसने छोटे छोटे ट्रीज लाए, बाग बन गया ना, थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी। पहले क्या करता था, मजदूरी गिरान उठाता था बेचारा, इतना पढ़ा लिखा बच्चा गिरान उठा के, देखो कितना मेहनती बच्चा था, गाड़ी में भर के वो बेचता था। और इतना उसको ये बेइज्जती नहीं होती थी मैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था ही नहीं उसके पास कुछ, फैमिली को यार बहन थी उसकी। फिर उसने क्या किया, ये काम धीरे धीरे करके अब उसकी बीवी प्रोफेसर मिल गई है, बारामूला साइड की है, बहुत ही वेल अच्छा हो गया, वो सेटल हो गया बच्चा। बहुत खुश रहता, मैडम आपने मुझे देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट है ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बराबर, या तो उनको बिजनेस की तरफ ले जाओ। यहाँ तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस तो है ही नहीं दिल्ली की तरह, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं दिल्ली में। एक ही लासीपुरा बस इतना ही है ना कश्मीर, और कहीं है ही नहीं इंडस्ट्रीज। कई कॉर्पोरेट ऑफिस हो जहाँ दिल्ली में बच्चा जाता है, स्टार्ट में ही 30,000 40,000, अपनी कमाई तो निकल जाती है। बच्चा पढ़ लिख के यहाँ क्या करेगा, उसके पास तो जॉब ही नहीं, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ही नहीं है, कहाँ जाएगा। सही यहाँ बाहर तो जाने देते नहीं है। फिर बाहर जब बच्चा जाता है, कह रहा वहाँ मुझे शक की नजर से सब, मैं क्यों, पहले मैं कश्मीरी हूँ ना मैडम, मैं वहाँ बाहर निकलने में झिझकता हूँ, लोग कहते हैं कश्मीरी, तो मुझे बहुत शर्म। मैंने कहा यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम क्यों, मैं कहा तुम्हें खुद लगता होगा। कह रहा हाँ खुद लगता है, क्या लगता है मुझे, कश्मीर से हो क्या, हर जगह पूछताछ कश्मीर से हो क्या। उन बेचारों को ये बहुत फील होता है, कह रहे हम यही ठीक है, यही काम करेंगे। सही कसम से गरीबी इतनी है यहाँ पे, गरीबी इतनी है कसम से, मैंने खुद देखा है। मैं क्या करती हूँ, हमारे गाँव में लेडी है एक, उसके बच्चे है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है कसम से। उसका नाम मगल है, मैं ये भी बोलूँगी मगल नाम है। वो मुझे जहाँ मिलती है ना, उसका फैरन फटा हुआ, मैं कहा मगली से क्या गोई से क्या फैरन, दोबारा पहुँचे नहीं छुप क्या कर शुरन दिमाग के पानस के हम क्या कर सकते, ऐसे तंग थी मैं उसके। हर महीने मैं उसके घर अब जाती हूँ। मैंने बैतुल माल ग्रुप को कहा है बच्चे उसको ध्यान रखना। मैं उनको बोलती हूँ मेरा नाम है बैतुल माल में मत रखो, लेकिन उसको बेचारी को पालना है। तो मैं हमेशा मगल को बुलाओ, जब मिल जाती हूँ मगल को बुलाओ, वो आती हूँ, अपने हिसाब से जो करना है वो मैं कर लेती हूँ। वो बहुत खुश है, अब उसकी दुआ जो मुझे मिलती है ना, मैं उससे खुश हो जाती हूँ। तो आप लोगों के दिल जीत चुके हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको प्यार था। अरे मैंने वहाँ पे अनमैरिड लड़कियाँ थी ना, गरीब बेचारी, मैंने शुरू में जब मैं यहाँ आई तब तो कुछ था ही नहीं, तो मेरे पास कुछ था, मैं क्योंकि मैं भी प्राइवेट जॉब दिल्ली में करती थी, मैंने कहा यार इन लड़कियों को मैं सिविंग मशीन दे दूंगी। मैंने पहले ये CRPF वालों से सुना था, आर्मी वालों से सुना था वो देते हैं, लेकिन मैंने पूछा था तो मुझे नहीं लगा कि, फिर उन्होंने कहा बंद कर दिया। मैंने लड़कियों को मशीनें दी, सिविंग मशीन 5। मैंने कहा यार तो छोड़ ना 5 को पहले हिस्से वो क्या तो छुतागन थोड़ा 21 तो ये सारे, तो उन्होंने वो 5 मशीन ले ली। मैंने वहीं से गूगल पे, मैं दिल्ली में थी, मैंने लड़के को कहा मैं गूगल पे करूँगी इनकी मशीन। उसने सिंगर मशीन, कह रहे मैडम ये 5,000। मैं कहा ले लो कोई बात नहीं, हस्बैंड से नहीं पूछा, मैंने भेज दिया गूगल पे करके पैसा, 5 मशीन ले ली। अब 2 की उसमें से शादी हुई है। उन्होंने बाकी लड़कियों को सिखाया, वो मैंने अपने से किया।
वो किस दिन किया, 8 मार्च को, वुमेन एम्पावरमेंट डे के दिन। तो वो फिर बहुत अच्छा रहा। वो अब हर साल मुझे उस दिन याद करती है, आपने मशीन दी थी या ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें। ये जो आप सारी चीजें करती है इसलिए करती है क्योंकि एक दर्द है कश्मीर का, बस वो मुझे दिखा नहीं जा रहा। हाँ, तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी क्या है कश्मीर की, जब आप यहाँ पढ़ती थी? कोई ऐसी बात जिसको आप अभी भी चेरिश करती? यहाँ कश्मीरियत कहाँ मिलेगी, वो यहाँ क्या बोलने लायक है। यहाँ सभी तो अच्छा है। जब मैं कॉलेज में यहाँ जाती थी, यहाँ के लोग, यहाँ की सहेलियाँ, मेरे अपनी सहेलियाँ, मैं ढूंढती रहती हूँ फेसबुक पर, यार वो मेरी तहसीन हाफिज कहाँ है, मेरी वो कहाँ है, कसम से तहसीन हाफिज मेरी अनंतनाग की एक फ्रेंड थी। मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद उसके घर जाती, तहसीन मेरी गाड़ी ना 5 बजे आती है, 4:15 वुमेन कॉलेज से छुट्टी हो जाती है, अनंतनाग से साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की थोड़ा लेट हो जाती थी छुट्टी। मैं कहती तहसीन आपके, चल 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 आमलेट खाते हैं, घर पर चाय पीते जब तक आपकी बस ना आ जाएगी लाल चौक तक। तो वो तहसीन हमें अपने घर ले जाती। मैं उसको बहुत ढूंढ चुकी हूँ, तहसीन हाफिज कहाँ होगी। तो मुझे वो मिली नहीं। 1-2 बार मुझे लगा यही तहसीन, पता नहीं कहाँ है, कहाँ शादी है उसकी। कसम से ऐसी मुस्लिम लेडीज मेरे साथ जो लड़कियां थी तब, अभी तो जज बन चुकी है, कनीज फातिमा मटन की है वो, बहुत अच्छी लड़की फ्रेंड थी आपकी? हाँ, मेरी बहुत फ्रेंड्स थी यहाँ पे। वो याद आता है ना, एक डॉक्टर मेरे साथ रियाज अभी अनंतनाग में है, तो वो फिर रशिया गया था उस टाइम 12th के बाद डॉक्टरेट करने। अभी वो यहाँ अनंतनाग का पूरा अस्पताल संभाल रहा है, बहुत माना हुआ डॉक्टर है रियाज गनाई। तो वो मेरा था क्लासमेट। ऐसे ऐसे बच्चे जो याद आते ना, वो दिन हम कॉलेज जाते थे, कैसे चलते थे पैदल, गांव से आते थे 1 किलोमीटर, फिर रास्ते में क्या क्या करते थे हम मिट्टी उसके साथ खेलना, और ये खुबानियां उतारना, कंज मारना, अरे कैसे हम क्या कंज पत्थर मार मार के। फिर हमें वो बोलती थी स्कूल की लड़कियां, कल हमारे लिए भी लाना खुबानी। अब बैग नीचे रखना, रास्ते से वो सियार उतारना कंज मार के, फिर अगले दिन बैग में भर भर के उन लड़कियों ये लो कल हमने ये लाई है। ऐसा वो बचपन कहाँ मिलेगा। वो दिन बहुत गोल्डन थे, प्रेशियस मेमोरीज थी, वापस आए। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में है, दिल्ली में है, अमेरिका में है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा, जो कश्मीरी मुस्लिम यहाँ का है ना, वो उनको दोबारा बुलाए। जो कश्मीरी यहाँ का था ना बेचारा हिंदू, उसने भी जन्म, जो उसने यहाँ पे जन्म स्थान था ना उसका, बर्थ प्लेस, ये छोड़ना आसान नहीं है। उसने छोड़ दी। उस टाइम कुछ क्राइसिस ऐसे हुए, उस टाइम कुछ हुआ है कि वो मजबूर हो गए यहाँ से घर छोड़ना। वो ऐसे नहीं, इज्जत के लिए या किसी चीज़ के लिए, या मारे गए, या टिकलाल टिपलू को उसने कहा पीछे गोली मारी, उसका नहीं पीछे नहीं सामने मारो, वहाँ पर बस ऐसे कहा। शुरुआत वहीं से हुई थी और लोग डर गए। हिंदू तो वैसे ही डरता है, पाप ऐसे बोलते थे। तो अब मेरे जो यहाँ पर है ना पड़ोसी, वो कहते हैं भटस नर्स कर हो उससे हम डरपोक बने ना, तो वो डर के मारे यहाँ से निकले, फिर चले गए। अब बेचारे यहाँ के जो इनोसेंट बच्चे थे, उनको किसने यूज किया, क्या किया, वो बेचारों को कुछ पता ही नहीं। उनको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था, वो बेचारे उठा रहे पत्थर। मैं पूछते ना कभी तो उसमें पता है आज़ादी है, मैडम पता, अच्छा पता क्या हो ऐसे करा ऐसे वन तिमन बेचारा सुन पाते तम लकड़ बच्चे तम आज 18 वुहर या 19 वुहर बच्चे तम दपान है ऐसे पोर ऐसे यूथ कोर अस गलती तो क्या अस जाब अस सारी मानन गलत। वो उनके अंदर ना बहुत ही गिल्टी है, इसमें गलत अस क्या मानन गलत। ओ बहुत मुझे दर्द हो रहा उस टाइम ना। मैं बहुत बार रोई भी हूँ। एक माँ जा रही थी, आगे गाड़ी जा रही थी, उसकी बेटा जब हो गया ना बेचारा, तो बारामूला लेके जा रहे थे, पीछे गाड़ी जा रही थी। और मैं जब देख रही थी ना, सामने एक मुस्लिम था, उसका नाम भाग, मैं अभी भी रो रही हूँ। वो जब जा रहा था ना बेचारा, उसकी माँ पीछे गाड़ी में थी, उसका बेटा आगे दफनाने के लिए जा रहे थे। उस माँ को क्या हो रहा होगा उस टाइम, सोचो आप, छोटा सा लड़का 23 साल का। वो माँ, मैंने रोया, मुझे सामने लड़का कैसे वक्त मुझे वो ये फेसबुक पर क्या ये पकन पत ये बात चुका, ये बात ना लड़का, ये मुस्लिम लड़का अमिश बारामूला हकन वुचित बहुत। सोचो क्या क्या हुआ यहाँ पर। ये यहाँ के मुस्लिम ने मतलब फेस किया, कसम से उन्होंने ये जो किया। हम निकले थे दिल्ली, निकले वहाँ पे क्या हुआ, टेंट में मरे, सांपों ने खाए, क्या हुआ। यहाँ जो बच्चे छोटे छोटे, माँ एक वो अपने बेटे को देखना चाहती थी, या बहन अपने भाई को, वो दर्द मैंने खुद देखा, 3 साल में देखा, कसम वो मैं नहीं देख पा रही। हम मुझे तो यहाँ के मैं बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी देखती हूँ इंसानों के साथ हो क्या रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है कश्मीर में, कसम से। मैं तो अंदर से हो रही नहीं, मुझे तो चेंज करना है, चाहे मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं कश्मीरी मुस्लिम के लिए लड़ूंगी और कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में मिलाऊंगी। जो कश्मीरी यूथ बेचारा पंडित भाई अंदर कैद में है, कैद में है, CRP के अंडर है, तो अब बाहर नहीं निकलना है, ड्यूटी 2 घंटे करता है, अंदर घुसता है, वो भी कैदी की तरह रह रहा है ना। वो क्यों नहीं यहाँ कश्मीरियों के साथ रहेगा अपने भाइयों के साथ। ये चीज लानी है,
यूथ के साथ मिलेगा। जब वो आपस में ऑफिस में एक साथ होते हैं तो वो घर में भी बाहर बैठेंगे ना एक साथ। सही। ये इसी चीज़ को मैं चाहती थी कि मुझे सपोर्ट मिलेगा हिंदूज़ का या मुस्लिम्स का, तो है ही ऑलरेडी बहुत खुश है, मुस्लिम चाहते हैं यहाँ पे हिंदू आ जाए। अगर हिंदुओं का सपोर्ट मिला, मुझे लगता है ये पहल हम कामयाब हो जाएंगे इस चीज़ में, तो मेरी यही उम्मीद है। जी बिल्कुल।